नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम सुभाष जी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो कल फेडरल ने जो रेट्स में हाइक किया है 25 पॉइंट्स का, और जिससे इंटरेस्ट पहली बार 2007 के बाद 5% के ऊपर निकला है। क्या वाकई में अमेरिका में मंदी के जो बादल हैं वो गहराते जा रहे हैं? क्या 2008 जैसी रिसेशन वहां जो आई थी लास्ट टाइम वैसे ही उम्मीदें बन रही हैं या उससे भी बुरी बन रही हैं? एक बात। और दूसरी बात यह है, क्या अमेरिका की ऐसी स्थिति का, ऐसी हालात का भारत को फायदा पहुंचेगा या भारत को भी उसकी वजह से कहीं ना कहीं हानि पहुंच सकती है? इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। कल जब फेडरल ने रेट्स बढ़ाए थे तो वहां की जो स्टॉक मार्केट्स थी वो गिरी थी, कमजोर हुई थी, लेकिन भारत में इसकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई वहां की मार्केट्स नैस्डैक और डॉ जोन्स वगैरह गिरी हैं तो इंडिया में भी गिरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इंडिया में, बल्कि मार्केट्स ऊपर गई। इसमें कहा जा रहा है कि भाई जो क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इनका हाथ है। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी रविंद्र जी, धन्यवाद जी। जी सुभाष सबको जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जो अमेरिका में चल रहा है, जिस तरह से मंदी के हालात वहां बन रहे हैं, ये कैसी स्थिति बन रही है? क्या ज्यादा भयावह स्थिति बन रही है? क्योंकि 2007 के बाद शायद कहते हैं कि 5% से ज्यादा का वहां पे इंटरेस्ट रेट हुआ है, और इतना बड़े लंबे समय के बाद हुआ है, तो आपको क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? रविंद्र जी, देखिए ऐसा होता है जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है जी तो कंज्यूमर पे उसका लोड पड़ता है, उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है, चीज़ें महंगी जो होती है, मतलब उनके पास पैसा कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने जी से बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इंडस्ट्री की जी भी बोरोइंग कैपेसिटी कम होती है, तो इंडस्ट्री के अंदर भी प्रोडक्शन वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब कम हो जाते हैं। जी। तो ऐसा लगता है कि भी इकोनॉमी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हम्म। और तो ये जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें उनको डिसाइड करना पड़ता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ, हम्म। इसको बैलेंस कैसे किया जाए कि जी इन्फ्लेशन भी कम हो। हालांकि आप देखेंगे पीक इन्फ्लेशन 9.1% का हुआ था यूएस के अंदर जी। 2022 जुलाई अगस्त के आसपास, जो अब घट के 6% तक आ गया है। हम्म। लेकिन बहुत तेजी से नहीं घट रहा, उनका कंफर्ट लेवल 2% प्लस माइनस 2% के आसपास वो चाहते हैं। तो इतना इस लेवल पे इन्फ्लेशन लाने के लिए इमीडिएट नहीं लगता। और मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से उसका इसका असर बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। हालांकि जैसे 5 सवा 5% रेंज इंटरेस्ट उन्होंने बढ़ाया है 25 पैसे, और ये 2007 के बाद ही मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है। जी तो अब इसका यदि आप ये टोटलिटी में आप देखेंगे तो वहाँ पे जैसे 3 बैंक ऑलरेडी फेल हो चुके है ना, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर और फर्स्ट रिपब्लिक। और वहाँ के जो लोकल रीजनल बैंक्स हैं, क्योंकि उनमें एक डिफरेंट तरीके का चीज़ें हैं, क्योंकि हम्म। उनका पैसा मान लो यूएस ट्रेजरी में है या इन्वेस्टमेंट्स में है या लैंडिंग में है, डिपॉजिट। तो वो डिपॉजिट का पैसा जब विड्रॉ होता है तो वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये विशेष सर्कल है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ती है जो कि बहुत लो रेट में बिकती है। तो एक ये बैंकिंग का ये सेटअप जो है, मैकेनिज्म है, ये उसमें एक थ्रेट आ गया, बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है। और वो यूएस इकोनॉमी बैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम्म। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, हो सकता है रिसेशन में भी चली जाए। और जैसा आपने अपने कमेंट्री में कहा था कि भी रिसेशन में यूएस इकोनॉमी जाता है तो ये क्योंकि ये तो वर्ल्ड का सेंटर है, फाइनेंशियल हब है। और तो इसको बहुत सारी इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट आता है। यूरोप, अब मैं थोड़ी यूरोप की भी बात कर लेता हूँ, वहाँ पर भी 10 साढ़े 10% इन्फ्लेशन हुआ था, जो कि अभी घट के 8% रह गया है। जी लेकिन स्टिल वो सफिशिएंट नहीं है, और वहाँ पर भी वही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। और
वो भी कंफर्टेबल नहीं है। और इसी कड़ी के अंदर जो वहाँ पे जैसे यूरोप की इकोनॉमी है, वो किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी के ऊपर, जो कि रशिया से लेते थे। अब वो रशिया ने तो ट्रेड ऑफ की वजह से रशिया और यूरोप का वो सप्लाई नहीं चल रही, तो इसकी वजह से उनको एनर्जी प्राइसेस बढ़े हुए पे लेनी पड़ रही है, और इनकी इकोनॉमी भी थ्रेट है। तो यदि वर्ल्ड की 3 इकोनॉमी हम देखें बड़ी, तो यूरोप, यूएस और चाइना। चाइना में भी क्या है, वहाँ का भी हाउसिंग सेक्टर है, वो सही नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। और चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, इसकी वजह से भी बहुत चैलेंजेस रहे हैं पीछे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में, बड़ी इकोनॉमी के अंदर ये सब प्रॉब्लम चल रही है जी। तो इसमें जैसे लेकिन जो हम जहां बात तक कर रहे हैं कि जैसे इस हाँ बार इन्होंने जो रेट्स बढ़ाए, इन्होंने कहा कि भाई ये लास्ट रेट बढ़ाए, इसके आगे रेट्स नहीं बढ़ाएंगे वो। तो ऐसी सिचुएशन जो उन्होंने कहा आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक, और दूसरा जो हम मंदी की बात कर रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी मंदी यहां दिखी जा सकती है? और तीसरी बात, जो क्या उससे भारत प्रभावित होगा, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती चली जा रही, उसको कोई यूएस की वजह से संकट नहीं आएगा? हाँ, मैं क्वेश्चन को क्रम वाइज जवाब देता हूँ। जी पहले तो आपने कहा कि उन्होंने कहा था रेट नहीं बढ़ाएंगे यूएस ने। जी उन्होंने ये नहीं कहा रेट नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम रेट बढ़ाएंगे, है ना? जी। वी विल सी दी डेटास। हम्म। जैसे पहले स्टेटमेंट देते थे कि लगता है रेट बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में। अब की बार वो इस तरह की स्टेटमेंट ना देके थोड़ा संकेत इस तरह का दिया है कि रेट यदि नहीं जरूरत पड़ी बढ़ानी तो रेट पड़ेगी शायद। बढ़ाएंगे, है ना? तो उसमें थोड़ा फर्क है। अच्छा, दूसरी बात कि आपका दूसरा क्वेश्चन था कि इंडिया के लिए ये क्या है, इसका मायने क्या है, इम्पैक्ट ऑन, यदि यूएस में रिसेशन है तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? जी मैं देखिए, इंडिया की मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ। इंडिया की स्टेबल इकोनॉमी चल रही है, ठीक है? और ये 25 पैसा ये एंटिसिपेटेड था कि 25 पैसा ग्रो करेगा, जी मतलब 25 पैसा रेट बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। में, ये मार्केट ने इसलिए मार्केट वहाँ का घटने के बावजूद भी इंडिया के फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट बढ़ा। दूसरी बात, इंडिया डिपेंड करता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, है ना? तो वो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है डोमेस्टिक, और कंजम्पशन स्टोरी है इंडिया की। और इंडिया के तो आप यदि फैक्टर्स देखेंगे तो, क्योंकि जब भी आज के टाइम में हमने ये महसूस किया है, यदि यूएस की 1% इकोनॉमी घटती है तो इंडिया पे इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो 40 पैसे का इम्पैक्ट है। जो रिसर्च किया गया है कि इंडिया पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो 40 पैसे का पड़ेगा। ओके। यदि वहाँ की इकोनॉमी 1% घटती है तो इंडिया की 40 जीडीपी पैसे 40 घटे। पैसे घटती है। और रिसेशन का मैं मतलब भी बता देता हूँ। ये रिसेशन किसे कहते हैं? रिसेशन यदि 2 क्वार्टर लगातार घटते हैं और कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से, तो हम रिसेशन कह सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होती है इकोनॉमी, है ना? तो इंडिया की इकोनॉमी तो 6 साढ़े 6%। वर्ल्ड बैंक ने भी यही कहा है कि भी इवन इफ ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में आती है तो इंडिया इकोनॉमी स्टिल 6%, 6.1% का ग्रोथ रहेगा। तो इंडिया के, क्योंकि आप देखें इनके रेगुलेशंस बहुत बढ़िया हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के रेगुलेशंस कह लीजिए। गवर्नमेंट ने अभी इंट्रोडक्शन किया था इंसॉल्वेंसी एंड दिस कोड लाए थे, जी तो उसका भी, क्योंकि रिफॉर्म्स इज देयर। और इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत मिनिस्कूल है, वो बहुत बड़ा नहीं है, तो इतना इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ रहा। इंडिया में एफडीआई आ रही है उस, है ना? तो और फ्लोज में जब कभी यूएस में रिसेशन आता है तो नॉर्मली इंडिया से फ्लो चले जाते हैं, लेकिन इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इज मेंटेन्ड, तो वो फैक्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि
जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ है, तो वहाँ कहीं ग्रोथ नजर नहीं आ रही, तो इंडिया में पैसा आ रहा है। तो इंडिया में जबकि पैसा आ रहा है। तो हाँ, इस सब के बावजूद, जैसे मैंने एक बीच वाला सेकंड क्वेश्चन था कि भाई क्या यूएस मंदी की चपेट में आ सकता है, क्या अभी भी ऐसी संभावनाएं बनी हुई, या बच के निकल जाएगा? देखिए, जब कभी रिसेशन आता है जो कि इंटरेस्ट रिलेटेड होता है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड होता है, वो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 1 साल शॉर्ट टर्म रहता है, वो लंबे टर्म नहीं रहता। तो ये रिसेशन ऐसा रिसेशन नहीं है जो और रिसेशन आए थे, जो इकोनॉमी की वजह से, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से रिसेशन आएगा। तो वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के उसके है, क्योंकि ये इसमें भी आर्गुमेंट रहता है कि भाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए। सर्टेन इकोनॉमीज कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लो, वी विल टैकल अदर थिंग्स लेटर, है नहीं। तो इसमें इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से ये इकोनॉमी रिसेशन में आती है, तो ये लंबे टाइम नहीं चलेगी, 1 तो क्वार्टर, यानी 2 कि ये क्वार्टर, तो ये कहा 1 जा साल, सकता है कि छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर आएगा, उसको फांद हाँ, फूंद के स्पीड निकल ब्रेकर जाएगी, टाइप समझ रहेगा, लो। तो जी। इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस जी। ये है कि कोई मेजर इकोनॉमी में इम्पैक्ट इस तरह का नहीं आया, जैसे रीजनल बैंक्स हैं, वो एक स्टडी हुई थी, यदि इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ते रहे तो बहुत सारे रीजनल बैंक फेल हो सकते हैं। तो और एफडीआईसी को 600 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस भी लगा है, तो और उन्होंने एफडीआईसी गारंटी भी दे रही है, तो इस तरह से इम्पैक्ट तो आ रहा है बैंकों पे, लेकिन फिर भी दे आर आल्सो ऑब्जर्विंग कि भी इस तरह की चीजें कोई होगी तो इमरजेंसी मेजर्स लेंगे वो भी, नहीं है इसलिए। लेकिन ये है कि यदि रिसेशन आता भी है, जो कि मैं अभी इनका जीडीपी 1% के करीब चल रही है, तो ये जी। माइनस में भी पहुंच जाएगी, तो ये बहुत लंबे टाइम तक इसका टेन्योर नहीं है, तो ये वापस आ जाएगी और इसको शॉर्ट टर्म के लिए घबराने की मतलब वो जरूरत कुल नहीं है, मिला के रिवाइव कर जाएगी, ऐसी हालत में नहीं है रिवाइव कि कर जाएगा। लंबे समय तक लेकिन जाएगी। चिंता का विषय जरूर है कि रिसेशन नहीं आना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए पहले ही, ये चिंता जी। का विषय है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया तो स्टेबल लॉज हैं, स्टेबल कंट्री है, डोमेस्टिक डिमांड है, इसलिए हम्म। इंडिया को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन 2/3 इकोनॉमीज को ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है रिसेशन तो में, उसका क्योंकि पड़ सारी जाएगा। इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यदि जी। यूएस की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, या वर्ल्ड की 3 बिगेस्ट इकोनॉमीज, यूरोप, चाइना और यूएस, तीनों में कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस हैं, तो यदि ये तीनों भी हिलती है, तो 2/3 इकोनॉमी हिलेगी, इंडिया टू में थर्ड ज्यादा इकोनॉमी इफेक्ट नहीं हिलेगी। पड़ेगा। जी। सुभाष जी, लास्ट टाइम जब हमारी चर्चा हुई थी तब आपने कहा था कि मई में निफ्टी को हम 18,600 18,800 तक देख सकते हैं। आज जैसे कि बड़े लोगों ने कयास लगाए थे कि भाई वहां की वजह से हमारी मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन समहाउ मार्केट ऊपर निकल गई। और ऐसा लग रहा है कि आगे भी जाएगी, क्योंकि आज भी जो Q4 के जो रिजल्ट्स आए हैं, हीरो मोटर कॉर्प के, डाबर के, एचडीएफसी के, आईडीएफसी के, बड़े अच्छे आए हैं। इवन अडानी ने भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। तो अभी जो अब सिचुएशन आप देख रहे हैं कि क्या मई में जो आपने कहा था 18,600 800 तक निफ्टी जाएगा, वहां पे भी आप हैं कि हाँ भाई 18,600 800 मैं तो चला ही जाएगा, हम हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं? रविंद्र जी, ये सारे फैक्टर मान के हम चल रहे थे कि जी। 25 पैसा यूएस में रेट बढ़ेगा, रिसेशन भी आ सकता है थोड़ा सा, तब भी जी। हमने कहा था कि 18,600 जाना चाहिए, और जी। ये अभी उसी उसी ट्रेंड पे ही मार्केट चल रहा है, क्योंकि कल वहाँ यूएस में मार्केट नीचे भी गया, उसके बावजूद यहाँ का मार्केट बढ़ा है, तो ये जी। अपनी इकोनॉमी को स्ट्रोंगनेस दिखा रहा है, स्टेबल दिखा रहा है। हम 2008 में हम हिल गए थे, हालांकि उस टाइम भी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रणब मुखर्जी ने अच्छे जीएसटी रेट घटा दिए थे, सर उस टाइम पर जीएसटी नहीं था वो, मैं ये वह। एक्साइज के रेट घटा दिए हाँ थे, जी। और उसको भी टैकल कर लिया था, लेकिन फिर भी हम अफेक्ट हुए थे। लेकिन जी। अब हमारी इकोनॉमी एक डिफरेंट नेचर की हो गई है कि हम इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे, हमारी इकोनॉमी में हर तरह का स्टैंड, हर तरह के हम ग्लोबल स्लो डाउन को भी फेस कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं। डिपेंडेंसी हमारी इकोनॉमी में कम होती जा रही है, बात। डिपेंडेंसी हमारी कम होती चली जा रही।
अभी जैसे जो आज अडानी के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उससे अडानी क्या, विलमार का एक खराब था, बाकी सबके बढ़िया थे हाँ जी, अडानी के। अडानी विलमार का अगर हम छोड़ दें, तो हाँ। आपको क्या लगता है कि जो उनका हिंडनबर्ग वाला इम्पैक्ट था वो उससे निकल गए हैं, या अभी आगे भी उसमें कुछ छोटा मोटा हिचकोले आ सकते हैं उनको? देखिए, अभी कुछ तो इशू थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो मार्केट में थोड़ा था इशू थे, तो लेकिन ये है कि जो मार्केट में एक बार रेट नीचे आ जाते हैं तो उसको ऊपर लाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगे। वही जैसे अडानी एंटरप्राइज़ेज़ की बात करें, तो जी, मैं समझता हूँ कि अभी 1900 का रेट चल रहा है, तो वो 2100, ज़्यादा से ज़्यादा 2200 जा सकता है। इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर इससे ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन जाहिर सी बात स्पाइट है, ऑफ आपने गुड बिल्कुल रिजल्ट। सही, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, कई बार जिसका भी मार्केट रेट खराब हो जाता है तो उसको वापस हाँ एक जी, अपनी गुडविल बनाने में समय तो लगता ही है। समय तो लगेगा। ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, और जिस तरह से Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बड़े अच्छे और पॉजिटिव आ रहे हैं, जिस तरह से आज शेयर मार्केट ने अपना दिखाई है चाल, तो वो भी प्लस ही गई है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपने कहा था 18,600 18,800 तक निफ्टी जाएगा, तो वो जाना चाहिए। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया है हाँ, हाँ, कि बताइए। जिस तरह से जो शेयर मार्केट में लोगों का रुझान बढ़ा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाजार में, जो शेयर मार्केट के क्या कहेंगे उनको, ब्रोकर्स कहेंगे, कि जिनके माध्यम से लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या यह भी जो है ना इकोनॉमी में थोड़ा सा बूम देता है, या इन्वेस्टर्स में ज्यादा भरोसा दिला रहा है कि भाई आप अब बैंक की फिक्स डिपॉजिट से छोड़ के आप स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके वहां पे भी आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं? ये देखिए रविंद्र जी, मैं थोड़ी-सी इसका इकोसिस्टम बताता हूँ। जी, मार्केट में इन्फ्लेशन हमारा इंडिया में 5-6% चल रहा है, जी, और सारे डेट इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इवन गोल्ड, ये 6-7-8% मैक्सिमम ग्रो कर रहे जी, हैं। तो रियल रिटर्न हमारी कोई खास नहीं रहती है। और जो शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न आती है लॉन्ग टर्म में, वो हम देख रहे हैं 15-16% आ जाती है जी, एवरेज। यदि आप निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, तो 15-16% की रिटर्न आती है। और एसआईपी के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप मार्केट में जो घटता बढ़ना मार्केट का होता है, ट्रेंड है, उसकी एवरेज इन्वेस्टिंग आप निकाल लोगे तो जो रिटर्न है 16% वो आपको मिल जाएगी। हम्म, तो ये वर्ल्ड वाइड भी है ना, लोग शेयर मार्केट में 30-40% पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है। अभी तो जी, हमारे देखो तो अभी 8-10 करोड़ इन्वेस्टर हैं 135 करोड़ में से। तो जी, अभी हम सही मायने में 7-8% पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रही है, जबकि बाहर के देशों में 30-40% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये हम्म, देखा गया है, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, जो लोग नए हैं, वो डायरेक्ट एंट्री में क्या होता है, किसी को नुकसान होता है, किसी को बम्पर प्रॉफिट होता है। जी, तो एवरेज रिटर्न के लिए आपकी नॉलेज यदि आप नए हैं और आपकी नॉलेज एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में या रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू सर्विसेज लेते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपकी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो 15-16% रिटर्न आती है, विच कैन बीट द इन्फ्लेशन, और रियल रिटर्न आएगी। हम्म, और अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने जैसे बताया कि डेट, फिक्स डिपॉजिट, ये इनमें रियल बीट करके वो रिटर्न नहीं आती। प्रॉपर्टी रिटर्न दे सकती है, वो 8 से 10% देती है। गोल्ड दे सकता है, वो 6 से 8% देता है। तो शेयर मार्केट इज दी ओनली इन्वेस्टमेंट जहां रिटर्न 15-16% की लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न आती है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
जो लोग सही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे सुभाष जी ने बताया कि भाई प्रॉपर्टी में 10% की, गोल्ड में 8% की, बट शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पे 15 से 16% की रिटर्न तक मिल जाती है, यदि आप उसको सही से निवेश करें। और यदि आपको नहीं आता है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें या पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू निवेश करें, तो आपको एक अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म में। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से चर्चा करते रहिए हमारे साथ और लोगों को ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि हमारे देश में शायद फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बहुत कमी है। लोगों को पता नहीं होता कि अपना पैसा वो निवेश कहाँ करें। कई बार वो बैंक में ही 5-6% की एफडी में छोड़ देते हैं, वहीं बेचारा वो पैसा सड़ता रहता है और उनको एक अच्छा रिटर्न जो मिल सकता है वो मिलता नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट का एक लोगों ने एक कहते हैं ना, एक हवा सा ऐसा बना दिया है कि वहां पे पैसा डूब जाता है, सट्टाबाजारी है। अब अगर कोई यहाँ पे सट्टाबाजारी करने आएगा तो जाहिर सी बात है उसका पैसा डूब सकता है। लेकिन यदि आप निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, जैसा सुभाष जी ने कहा, तो आप 15 से 16% के रिटर्न देख सकते हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।